units of equilibrium constant. जब भी हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसके आगे उसका यूनिट हमें लिखना होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं है, वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग वेरी होती है। हर रिएक्शन के अंदर अलग से यूनिट बनानी होती है। ओके, तो विल टेक द रिएक्शंस। जैसे कि हम हेबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन डील कर लेते हैं। हेबर्स प्रोसेस के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो बनाया है, वहां से शुरू करते हैं। उसमें हमने Kc का फॉर्मूला लिखा है NH3 कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्यूब, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब जितने भी कंसंट्रेशंस हमारे पास यहां पर हैं, जितने भी कंसंट्रेशंस हैं, हर कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है ना, मोलैरिटी की यूनिट जो होती है, वो है मोल पर लीटर। तो हर कंसंट्रेशन की जगह अपने को मोल पर लीटर लेना है, मोल पर लीटर के हिसाब से सिंप्लीफाई करना है, जिसमें कि ये जो ऊपर जो पावर है और नीचे की पावर्स ऐड होके ऊपर वाली पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सारे मोल पर लीटर बनने वाले हैं। इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इसका यूनिट हमेशा मोल पर लीटर रहेगा। पावर में क्या रखना है, ऑल द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस ऑल द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर ये रिएक्शन इस तरीके से है, ए बी एक्स एंड वाई, तो प्रोडक्ट के जितने भी मोल्स हैं उनको ऐड करेंगे, रिएक्टेंट के जितने मोल्स हैं उनको ऐड करेंगे और आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अपन डेल्टा एन निकालते थे ऊपर, जैसे हमने Kp इज इक्वल टू Kc वाले रिलेशन का जो डेल्टा एन निकाला है, ये एग्जैक्टली यही बात है। वही डेल्टा एन आपकी पावर में आ जाएगा। यहाँ पे 2 - 4 हो रहा है, ये नीचे टोटल पावर 4 है डिनोमिनेटर्स में रिएक्टेंट में। तो हमारे पास यहाँ से Kc की जो यूनिट बन रही है वो है मोल पर लीटर टू द पावर 2 - 4, दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर -2। ये हमें इस रिएक्शन का Kc का यूनिट मिल गया, Kc का यूनिट मिल गया, है ना। सिंपली जो Kp इज इक्वल टू Kc वाला फॉर्म है, उसमें जो डेल्टा एन होता है, ये वही डेल्टा एन है, यानी कि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो वही उसी को मोल पर लीटर की पावर में रख के जो भी ये बनेगा वो Kc की यूनिट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट बन जाएगी। ओके, और अगर हमें Kp की यूनिट बनानी है, उसमें भी यही काम करना है। Kp की यूनिट में ATM के ऊपर डेल्टा एन की पावर लगा देनी है। जैसे इसी रिएक्शन में, क्योंकि सब गैसेस हैं, तो इसी रिएक्शन की यूनिट हो सकती थी ATM टू द पावर -2। हेबर्स प्रोसेस का ही Kp का यूनिट हो जाएगा ATM टू द पावर -2। तो ये डेल्टा एन की मदद से हम Kc और Kp दोनों की यूनिट जनरेट कर सकते हैं। Kc विल बी इन द टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर एंड Kp विल बी इन द टर्म्स ऑफ ATM, या इसको बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बार, in terms of bar. Okay, so this is how we can determine the unit of equilibrium constant. Next is factors affecting equilibrium. Factors affecting equilibrium. Factors affecting equilibrium. There are 5 different factors that affect equilibrium. We'll be covering them one on one. Let's include them first.
फर्स्ट इज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, change of concentration of any reactant or product next change of temperature, third change of pressure, addition of catalyst, and addition of inert gas. These are the 5 different factors which affect equilibrium. Fourth and fifth part will be dealt separately. इसको हम अलग से कवर करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को. जो फर्स्ट थ्री पार्ट्स हैं, फर्स्ट थ्री पार्ट्स जो हैं, इनका जो इफेक्ट है वो हम ली चैटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताते हैं. तो वो हम पहले कवर करेंगे और वो इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ली चैटेलियस प्रिंसिपल. ली चैटेलियस प्रिंसिपल में हम एक्चुअली फर्स्ट थ्री इफेक्ट्स कवर करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ को फिर हम अलग से डील करेंगे. So we'll be starting with Lee Chatelier's principle first. Lee Chatelier's principle. Okay. Now, ली चैटेलियर प्रिंसिपल ने इक्विलिब्रियम के टर्म्स में ये एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर हम कोई भी चीज चेंज करते हैं रिएक्शन के अंदर, एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी सेट है, और अगर हम उस रिएक्शन में कोई भी पैरामीटर चेंज करते हैं, पैरामीटर से मेरा मतलब है पहले तीन जो अपन ने बात करी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर. तो अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो उस तरफ शिफ्ट होगा, अपने आप को उस साइड लेके जाएगा जिस साइड वो चेंज के कारण होने वाले इफेक्ट को खत्म कर पाए. जैसे कि अगर मान लीजिए कि अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, अगर हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा ताकि वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सब कुछ बैलेंस्ड रहना चाहिए. जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका था तो रिएक्शन में सब कुछ बराबर चल रहा था, जितना रिएक्टेंट था उतना प्रोडक्ट था, कांस्टेंट रहते हैं वो. अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन क्या, इक्विलिब्रियम क्या ट्राई करेगा कि वो रिएक्टेंट को फिर से कम कर पाए, और रिएक्टेंट को कम करने का क्या तरीका है कि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए. ऐसे ही अगर हमने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम विल ट्राई कि वो प्रोडक्ट को रिड्यूस कर पाए, और उसको रिड्यूस करने का मतलब वो उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन करवाएगा. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम ट्राई करेगा कि वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर पाए, रिएक्शन के टेम्परेचर को रिड्यूस कर पाए. सेम गोज विद द प्रेशर ऑल्सो. तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल में ये एक्सप्लेनेशन आया था कि जब भी हम किसी इक्विलिब्रियम के अंदर कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है या ऐसा कुछ परफॉर्म करता है जिससे कि उस चेंज को कम किया जा सके, वापस बैलेंस किया जा सके. यही ली चैटेलियर प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन है.
जिसको हम डिटेल में देखते हैं। हम इसका स्टेटमेंट नोट करेंगे ली चैटिलियर का, एंड देन विल टेक द इफेक्ट्स वन बाय वन। जो भी हमने समझा वही हम वर्डिंग्स में नोट करने जा रहे हैं। इसको फिर से कनेक्ट रिवाइज कर लेंगे। इफ अ सिस्टम in equilibrium if a system in equilibrium is subjected to a change, एक सिस्टम जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, अगर हमने उसमें कोई बदलाव डाला है, बदलाव किस चीज का हो सकता है, या तो कॉन्सेंट्रेशन का, टेम्परेचर का, या प्रेशर का, किसी भी चीज का बदलाव हो सकता है तीनों में से। द इक्विलिब्रियम shifts in a direction that tends, यानी कि इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहां से उसके इफेक्ट को कम किया जा सके। that tends to undo, यानी ऑपोजिट, अपोज करना, कम कर पाना, the effect of change imposed, the effect of change imposed। तो ये वही डिस्क्रिप्शन हुआ कि अगर किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी सेट है और अगर हमने कोई भी उसका ये पैरामीटर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उसके ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां से उसके इफेक्ट को कम किया जा सके, नलिफाई किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। अब इसमें एक एक करके जो है हमें मल्टीपल इफेक्ट्स दिखेंगे। 3 चीजों के इफेक्ट इसमें कंसिडर हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहला इफेक्ट लेंगे, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, इसको बड़ा जनरल फॉर्म में समझ सकते हैं और बहुत क्लियर, बहुत जस्टिफाइड है, लॉजिकल बात है कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें कि 2 रिएक्टेंट मिलकर 2 प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, A प्लस बी गिव C प्लस डी। अब अगर हम किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों बराबर रेट पे चल रही हैं जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर हमने A का कंसंट्रेशन बढ़ाया या हमने B का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो ये वाला साइड हैवी हो जाएगा, ये वाला साइड रिएक्टेंट साइड हैवी हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन तराजू यूज करते हैं, बैलेंस यूज करते हैं। अगर हमने A और B का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है तो इस तरफ का वेट बढ़ गया है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको राइट साइड का वेट बढ़ाना पड़ेगा। और राइट साइड का वेट बढ़ना मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ना। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को इस तरफ आना पड़ेगा, रिएक्शन को इस तरफ आना पड़ेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो जब भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसका जो इफेक्ट क्या आने वाला है, अगर हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम will shift in forward direction, equilibrium will shift in forward direction, equilibrium forward direction में shift हो जाएगा। अगर हमने C का कंसंट्रेशन या D का कंसंट्रेशन बढ़ाया होता, यानी हमने प्रोडक्ट साइड को हैवी कर दिया होता,
अब तराजू में अगर राइट वाला साइड हैवी हो गया है, उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट का वेट बढ़ाना पड़ेगा, राइट वाले को कम करना पड़ेगा, यानी कि हमें रिएक्शन को पीछे की तरफ भेजना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये बना लेंगे, तो इसका क्वांटिटी कम हो जाएगी और A प्लस बी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी हम जहां भी चेंज कर रहे हैं उसको अपोज करने के लिए, उसको उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए इक्विलिब्रियम अपोजिट साइड जाएगा, ऑपोजिट साइड जाएगा। इसी चीज को अपन ऐसे भी बोल सकते थे, यही वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, कि अगर मैंने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम कर दिया होता, अगर मैंने मान लो प्रोडक्ट्स को रिएक्शन मिक्सचर में से बाहर निकाल लिया होता तो प्रोडक्ट कम हो जाते। तो अगर प्रोडक्ट कम हो जाता तो भी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब उसको ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो उसको ज्यादा बनाने के लिए भी रिएक्शन को आगे की तरफ ही जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या पता चल रहा है कि अगर हम रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा बढ़ाएं या प्रोडक्ट को कम कर दें, दोनों केस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, दोनों केस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट को बढ़ाएं या हम रिएक्शन में से रिएक्टेंट कम कर दें, अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम कर दिया गया है तो भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी ताकि उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके। तो जो आप इफेक्ट डाल रहे हैं उसका ऑपोजिट करने के लिए इक्विलिब्रियम मूव करेगा, शिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। Next effect that can be explained with the help of Lee-Chatelier's principle is effect of temperature. Effect of temperature. Effect of temperature actually depends on whether the reaction is exothermic or endothermic. So accordingly the effect can be explained. Let us take an example of Haber's process again, which includes both endo-exo on either sides. N2 gas plus 3H2 gas reversibly generates ammonia 2 molecules. In this, the forward reaction is exothermic and the backward reaction is endothermic. In the forward reaction, heat is liberated out. In the backward reaction, heat is required. अमोनिया को ब्रेक डाउन करना है अमोनिया का, so we will need to supply the heat or energy and the reverse is for the forward reaction. Now ये रिएक्शन अगर एक मिक्सचर में चल रही है और हमने उस रिएक्शन की मिक्सचर की कंडीशन जो थी वहां पे हमने टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो वो रिएक्शन जो कम टेम्परेचर चाहती है, कौन सी, एक्सोथर्मिक, इट डज नॉट वांट द हीट, वो तो हीट खुद बाहर निकाल रही है अपने अंदर से, यानी उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो अगर मैंने टेम्परेचर कम किया मतलब मैं एक्सोथर्मिक को सपोर्ट कर रहा हूं, वी आर सपोर्टिंग एक्सोथर्मिक, सो equilibrium will shift in forward direction, वो और फेवर हो जाएगी, रिएक्शन और फेवर हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने अगर रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर दिया है तो सिस्टम चाहेगा कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं,
टेम्परेचर तब बढ़ेगा जब हीट लिबरेट होगी, निकलेगी उसमें से, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंडक्ट होने लगेगी। अगर हमने टेम्परेचर खुद बढ़ा दिया इस रिएक्शन का, तो वो रिएक्शन होने लगेगी जो हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट कर रही है, दैट मीन्स द एंडोथर्मिक वन। एंडोथर्मिक को होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, और वही अगर आप उसको सप्लाई कर दोगे तो वो ज्यादा होने लगेगी, ज्यादा होने लग जाएगी। और इसको अगर लीच एटिलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन चाहेगी कि वो अपना टेम्परेचर कम कर पाए। कम करने के लिए उसको टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, हीट को यूज करना पड़ेगा, और हीट को यूज करने वाली रिएक्शन ही तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड direction. That means endothermic process will be executed. Endothermic process execute होगी, okay, if temperature is increased. So this is how the effect of temperature is described, depending upon whether the reaction is endo or exo. Exo will be favored when temperature is reduced. Endo will be favored if temperature is increased. Another effect that can be described with the help of Leach-Ateliers principle is effect of pressure. Effect of pressure. This effect will usually apply on the reaction where the reactants and products are in gaseous phase. तो जो gaseous reactions होंगे सिर्फ उन्हीं में ही प्रेशर का सिग्निफिकेंट रोल आएगा, मतलब कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। जिन रिएक्शंस में सॉलिड्स या लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा हमें कंसिडरेबल जो है चेंज नहीं देता। तो हम एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं, गैसियस रिएक्शन का एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं, which is N2O4 gas converting to 2NO2 gas. Here the reactant has 1 mole and the product has 2 moles. Okay. मतलब ये कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो मोल्स बढ़ रहे हैं और रिवर्स रिएक्शन हो रही है तो मोल्स कम हो रहे हैं। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर नाउ? अगर हमने इस सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया, ओके, इफ द pressure of the system is increased, then the equilibrium will shift in a direction in which the pressure decreases and pressure is directly proportional to number of moles. ये हमने पढ़ा हुआ है, pressure is directly to number of moles. Ideal gas equation से भी ये बात पता है, बाकी चीजें constant होती हैं इस टाइम पे। तो प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होना चाहेगा जहां पर वो प्रेशर को कम कर पाए, और कम प्रेशर यानी कम नंबर ऑफ मोल्स, जो कि लेफ्ट साइड में हो रहा है। दैट मीन्स अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन और द बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन विल बी फेवर्ड, ताकि वो प्रेशर को कम कर पाए। क्योंकि नंबर अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे और प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो हमने जो प्रेशर बढ़ाया था वो बैलेंस करा जा सकता है। अगर हमने रिएक्शन का प्रेशर कम कर दिया है तो इक्विलिब्रियम विल ट्राई कि मैं प्रेशर को बढ़ा सकूं,
प्रेशर बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने होंगे, जिसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन करनी पड़ेगी. तो इन दिस केस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in forward direction. Equilibrium will shift in forward direction if the pressure is reduced. तो इसका जनरल कंक्लूजन ये है कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल्स कम है. जिस तरफ मोल्स कम है उस तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी. और अगर हमने प्रेशर कम किया तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. ओके, नाउ अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है, फॉर एग्जाम्पल H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस. अब इस रिएक्शन में क्या हुआ कि यहां पर भी टोटल मिला के 2 मोल्स हैं और यहां पर भी 2 मोल्स हैं. ऐसी रिएक्शंस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सच रिएक्शंस. ओके, प्रेशर will have no effect, भले ही बढ़ा लिया जाए या कम कर दिया जाए, no effect on this equilibrium. On this equilibrium, as the number of moles are same, pressure will not have any effect on this type of equilibrium. तो प्रेशर चाहे बढ़ा रहे हो चाहे कम कर रहे हो, इक्विलिब्रियम कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा. दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ लीच-एटिलियस प्रिंसिपल. Next factor which affects the equilibrium is catalyst. Now we'll see the effect of catalyst when it is added in the reaction which is at equilibrium. We already know the effect of catalyst. We had discussed it earlier, and we know the role of the catalyst is just to increase or decrease the rate of reaction. We had already discussed this in characteristics. We'll include it once here, and this is very clear. The addition of catalyst does not disturb the equilibrium. However, it helps in the attainment of equilibrium quickly. सिर्फ इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी आ जाता है. Equilibrium, the attainment of it helps in the attainment of equilibrium quickly. तो इक्विलिब्रियम अचीव जल्दी हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जल्दी अचीव हो जाती है, पर उसमें इक्विलिब्रियम का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वैल्यू है, वो डिस्टर्ब नहीं होता. दैट रिमेन्स द सेम. Now, discussing about the last factor, that is effect of inert gas. Effect of
inert gas this effect is described under two situations. That is, whether the inert gas is added at constant volume, if the reaction is taking place at constant volume, or the reaction is taking place at constant pressure. It is dependent on whether the reaction is taking place at constant volume or it is taking place at constant pressure. Now, if it is at constant volume, that means closed vessel जिसकी कैपेसिटी फिक्स्ड कैपेसिटी है, तो अगर हम कोई इनर्ट गैस डालते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, तो इससे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मोलैरिटी मोल पर लीटर होती है. लीटर मतलब वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा. और जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो इसके अंदर हम लिखेंगे डज नॉट change the molar concentrations of the reactants and products. क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं आएगा. स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम remain unaffected. That is, if inert gas is added at a constant volume, there will be no effect on the equilibrium. If the reaction is carried out at constant pressure, then इनर्ट गैस ऐड करने पे, क्योंकि एक्स्ट्रा गैस अंदर जा रही है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी. वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएंगे, और कंसंट्रेशन अगर कम हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आना है. If inert gas is added at constant pressure, this leads to increase in volume, molar concentrations decreases, now डिपेंडिंग अपॉन कि जिस तरफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे उस तरफ का कंसंट्रेशन ज्यादा कम हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगी. इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड larger number of moles, ताकि कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सके, मोल्स बढ़ाए जा सके. तो जिस भी तरफ रिएक्शन में ज्यादा मोल्स होंगे उस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, जब भी अपन कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तब. So these are all the factors which affect the equilibrium, and how they affect the equilibrium we have seen.